उन दिनों मेरी उम्र 21 साल थी और मैं कॉलेज के दूसरे साल में थी। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी और कॉलेज में छुट्टियां पड़ चुकी थीं। हर दिन की तरह मैंने उस सुबह भी पूरा घर साफ किया। सफाई खत्म होते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे शरीर पूरी तरह से थक चुका हो। हर जोड़ दुख रहा था और मैं बस अपने बिस्तर पर लेटकर थोड़ी राहत पाने की कोशिश कर रही थी। अपने हाथों से सिर की हल्की मालिश करने लगी ताकि थोड़ी सुकून मिले। तभी मेरा छोटा भाई राज कमरे में आया। उसकी आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मैंने भारी मन से जवाब दिया, क्या बताऊं, मम्मी सब काम मेरे सिर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां हुई तो मानो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। ऊपर से सहायिका भी छुट्टी पर है। अब मुझसे यह सब नहीं होता। राज ने मेरी बात सुनी और मेरे पास बैठते हुए बोला, कोई बात नहीं मेरी प्यारी दीदी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा दूध लेकर आता हूँ। इसे पियोगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं हल्का मुस्कुराई और कहा, ठीक है, लेकिन दूध के साथ खाना भी बाहर से ही ले आना। मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, शायद तबीयत ठीक हो जाए। कुछ देर बाद राज वापस आया, हाथ में ठंडे दूध का गिलास लिए। उसकी मासूमियत और देखभाल देखकर मेरा दिल पिघल गया। इस दुनिया में कितने भाई होंगे जो अपनी बहन का इस कदर ख्याल रखते होंगे। मैंने उसे दिल से दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पी लिया। गिलास साइड में रखा और लेट गई। राज ने कहा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वह मेरे पास बैठकर धीरे धीरे सिर दबाने लगा। उसके स्पर्श में एक अजीब सा सुकून था। थकान जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी। उसकी नरम उंगलियां जैसे दर्द को खींच रही थीं। मैं आंखें मूंद कर नींद में डूब गई। जब आंख खुली तो मम्मी की आवाज कानों में पड़ी। मैंने घबरा कर आंखें खोली। सिर भारी हो रहा था। घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। मुझे मानो झटका सा लगा। पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। थकान इतनी थी कि वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। उठने की कोशिश की तो पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। सिर चकरा गया और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। किसी तरह दीवार का सहारा लिया, वरना गिर जाती। बाहर आई तो देखा सब लोग खाने की मेज पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। राज मेरी प्लेट में खाना परोसने लगा। उसने मम्मी से कहा, मम्मी मन्नू पर काम का इतना बोझ क्यों डालती हो? अगर सहायिका छुट्टी पर है तो किसी और को रख लो। ये बेचारी दिन भर काम करके थक जाती है। देखो इसका चेहरा भी पीला पड़ गया है। मुझे राज की चिंता देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी हालत वाकई खराब थी। मैं महसूस कर रही थी कि शरीर जवाब देने लगा है। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे। सिर्फ पापा की नौकरी से घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई का खर्चा अलग, इसीलिए मम्मी भी नौकरी करती थीं। गर्मियों की इन छुट्टियों में मैंने देखा कि राज मुझसे पहले से ज्यादा करीब हो गया है। जब भी मैं घर का कोई काम करती, वह आकर मदद करने लगता। अगर थक जाती तो सिर दबाने लगता। मैं उसे मना करती, पर वह कहता, तुम मेरी बड़ी बहन हो और मैं तुम्हें थका हुआ नहीं देख सकता। यह मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन था। मैं खामोशी से उसकी देखभाल स्वीकार करती, क्योंकि मुझे पता था कि वह दिल से मेरी मदद कर रहा है। राज का यह प्यार और परवाह मेरे दिल को छू जाता। सच में ऐसे भाई दुनिया में बहुत कम होते हैं। उस रात की बात मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर डर और सवालों का एक झंझावात खड़ा कर दिया हो। मैं अपने कमरे में सो रही थी, गहरी नींद में थी। आधी रात का वक्त था और माहौल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे किसी को उसकी आहट सुनाई न दे। उसकी मौजूदगी मेरे बिस्तर के करीब महसूस हो रही थी। मैंने झट से आंखें खोल दी। कमरे में घुप अंधेरा था और सब कुछ शांत। लेकिन एक बात अजीब थी, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी। ये कैसे खुला? मैं ये सोचकर घबरा उठी। मैंने नींद भरी आंखों से उठकर दरवाजे को बंद किया और उसे लॉक कर दिया। फिर अपने बिस्तर पर लौट आई। अभी आंखें बंद ही की थीं कि फिर वही एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी के कदमों की आहट हो। इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा है।
मैंने झट से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन मानो कानों में गूंज रही हो। मैंने कमरे की लाइट जलाई और चारों तरफ देखा। कुछ भी असामान्य नहीं था। मेरे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। तभी राज भी अपने कमरे से बाहर आ गया। मुझे देखकर उसने कहा, क्या बात है दीदी, आप इतनी रात को जाग रही हैं? मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में था। राज ने मेरी बात सुनकर कहा, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ, आप चिंता मत करो। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको तकलीफ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिरकार वह मेरे कमरे में ही सोफे पर सोने की जिद करने लगा। उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और आराम से लेट गया। मैं बिस्तर पर लौट आई और धीरे धीरे नींद में चली गई। लेकिन उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास बैठकर मुझे देर तक देख रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया और हल्के से मेरे चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी। मुझे वह सब सपने जैसा लगा। सुबह जब आंख खुली तो मैं अजीब सा महसूस कर रही थी। मेरे कपड़े बेतरतीब थे और दुपट्टा ठीक उसी जगह था जहां मैंने रखा था। लेकिन यह सब असामान्य क्यों लग रहा था? राज कमरे में था और हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे कहा, आपका चेहरा देखकर लगता है कि आपने बहुत गहरी नींद ली। दिन भर मैं असमंजस में थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और घर के कामों में लग गई। दोपहर में राज तेल की बोतल लेकर मेरे पास आ गया। उसने कहा, आप बैठिए, मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने कहा, नहीं, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो। लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उसने खुद मेरे बालों से कैचर उतारा और बोला, आप इतना नखरा क्यों करती हैं? आपकी किस्मत में ऐसा भाई है जो आपकी इतनी परवाह करता है। मुझे मौका दीजिए, मैं आपके बालों में तेल लगाकर मसाज कर दूं। उसकी बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास और अपनेपन की झलक थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी हरकतें अब पहले जैसी सामान्य नहीं लग रही थीं। वह एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। उसकी ये बदली हुई आदतें मेरे मन में कई सवाल खड़े कर रही थीं। क्या ये वही राज था जो पहले हर वक्त मस्ती में डूबा रहता था, या उसके इस बदले हुए व्यवहार के पीछे कोई और वजह थी? जवाब तो मुझे खुद ही ढूंढना था, लेकिन मेरा दिल बार बार बेचैन हो रहा था। उस रात की घटना ने मेरी सोच को झकझोर कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। राज, जो हमेशा मुझसे प्यार और ख्याल करता था, उसकी बातें और हरकतें अब अलग सी लगने लगी थी। उस रात मैं बेड के पास तकिया रखकर लेट गई थी। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे और वह मेरे सर के पास बैठा हुआ मेरी बालों की मसाज करने लगा। उसकी उंगलियां जैसे जादू कर रही थीं। हल्की हल्की ठंडक और तेल की खुशबू ने मुझे गहरी राहत दी। उसने मुझसे कहा, आपके इतने खूबसूरत बाल हैं, ऐसा लगता है जैसे ये बाल किसी खास देखभाल के लिए बने हों। ये तेल भी खास आपके लिए लाया हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी। वह मुझे सीधे मेरे नाम से बुलाता था और हर बात इतनी आत्मीयता से करता था कि समझ नहीं आता था कि इसे उसकी मासूमियत समझूं या कुछ और। उसकी बातें सुनते सुनते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब मेरी नींद टूटी तो सब कुछ अजीब था। मेरा पूरा बदन टूट रहा था, मानो किसी ने मुझ पर बहुत भारी बोझ डाल दिया हो। क्लोथ्स गीले हो चुके थे, पंखा बंद था और गर्मी से कमरा भरा हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उठकर बाथरूम गई और खुद को आईने में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई भारी मेहनत करके आई हूँ। बाथरूम से बाहर आई तो बैठक से धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, फुसफुसाहट सी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। लेकिन घर में मेरे और राज के अलावा कोई नहीं था। वह किससे बात कर रहा था? मैं चुपचाप किचन की तरफ गई मगर आवाज बंद हो गई। जब वापस आई तो राज बैठक से बाहर आता दिखा। उसके हाथ में काफी पैसे थे। वह मुस्कुराते हुए उन्हें गिन रहा था। मैंने गुस्से से पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? वह घबरा गया। कुछ पल उसकी नजरें झुकी रहीं, फिर बोला,
पापा के एक दोस्त ने पुराना कर्ज चुकाया था। मैंने सोचा इससे अपने लिए मोबाइल खरीद लूं। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, घर की हालत देखो और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। शर्मिंदा होकर उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने वह पैसे पापा को दे दिए। उस रात उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की और जल्दी सो गया। अगले दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी। दुपट्टा उतारा हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत थी। अचानक राज अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। वे सब सीधे लाउंज में चले गए। मैं चौंक गई। ये पहली बार था जब वह अपने दोस्तों को बिना पूछे घर ले आया था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा डाला और उसे डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है? मम्मी पापा घर पर नहीं हैं और तुम दोस्तों को घर ले आए हो? उसने तुनक कर जवाब दिया, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं आपका क्यों करूं? उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। पहले कभी वह मुझसे ऐसे बात नहीं करता था। उसने कहा, मेरे दोस्तों के लिए खाना बनाइए, वे मेरे बहुत खास हैं। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मना करने का मतलब माहौल खराब करना था। आखिरकार मैं चुपचाप खाना बनाने लगी, मगर मन में सवालों का सैलाब आ रहा था। राज की इन बदलती आदतों के पीछे क्या था? क्या वह वाकई बदल रहा था या मैं ही उसे ठीक से समझ नहीं पा रही थी? उसके व्यवहार में छुपा हुआ रहस्य मेरे दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा कर रहा था। उस शाम जब मैंने खाना टेबल पर लगाया और राज के दोस्तों को गौर से देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा। उनकी नज़रें मेरे चेहरे और शरीर पर बार बार टिक जाती थीं। उनकी उम्र राज से काफ़ी ज़्यादा थी और उनके हाव भाव अजीब थे, जैसे उनकी नीयत ठीक नहीं थी। मुझे घबराहट हो रही थी और मैंने तय किया कि जल्दी से अपने कमरे में चली जाऊं। जब वे लोग चले गए तो मैंने राज से कहा, देखो, तुम्हारे ये दोस्त मुझे इस घर में दोबारा नजर नहीं आने चाहिए। पर अगला ही पल उसने मेरे गाल पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? वे अब नहीं आएंगे, लेकिन प्लीज इस बारे में मम्मी पापा को मत बताना। राज का यह रवैया मुझे अंदर से परेशान कर रहा था। वह कभी इतना प्यार जताता तो कभी ऐसी बातें करता जिससे मैं असमंजस में आ जाती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन दिमाग में सवाल उठ रहे थे। रात को जब मैं आराम करने के लिए सोई तो अचानक मेरे पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने घबराकर आंखें खोलीं। राज मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो, मैंने उसे डांटते हुए कहा। पर उसने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, मैं बस आपकी देखभाल कर रहा हूं। इस घर में अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो वह मैं ही हूं। मम्मी पापा को तो समय ही नहीं है। मैं थक चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके हाथों की मसाज से कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मैं सदमे में थी। मेरा सिर घूम रहा था। बिस्तर की चादर बुरी तरह बिखरी हुई थी और वहां एक पुरुष की शर्ट और परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। ये सामान कहां से आया? मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे थे। मेरा शरीर दर्द से चूर था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं घंटों मेहनत कर चुकी हूं। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने लगे। तभी मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी और समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी है। मेरे कानों में सिर्फ इतना सुनाई दिया, सब ठीक है, घबराओ मत। जब मैंने कमरे का मुआयना किया तो वह शर्ट और परफ्यूम गायब थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। अगले दिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि माँ ने कहा, मैं कल छुट्टी लेकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार मेरे पास आ रहा हो। अगले दिन मम्मी पापा काम पर चले गए। मुझे अपनी हालत का पता लगाने की जरूरत थी, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो जो रिपोर्ट आई उसने मेरी दुनिया हिला दी। आप गर्भवती हैं, डॉक्टर ने कहा। मैं हक्का बक्का रह गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ ये सब कौन कर रहा था? फिर मुझे एक बात याद आई जो हमेशा मुझे भ्रमित करती थी। राज मेरा सगा भाई नहीं था, वह माँ की दूसरी शादी से था। मेरी परवरिश इस तरह हुई थी कि मैं उसे हमेशा अपना सगा भाई समझती थी, लेकिन अब उसके व्यवहार ने मुझे उसकी नीयत पर शक करने पर मजबूर कर दिया था।
मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, क्या जो कुछ हुआ उसके पीछे वही है? उस दिन जब मैंने डॉक्टर से अबॉर्शन से पहले बच्चे का डीएनए टेस्ट करने को कहा तो मेरे मन में लाखों सवाल उठ रहे थे। कौन हो सकता है इसके पीछे? मैंने रिपोर्ट ली और जैसे ही पढ़ी मेरी सांसें अटक गईं। बच्चा राज का नहीं था, पर फिर कौन? इस सवाल ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने कुछ भी समझने के लिए अपने कमरे में एक कैमरा फिट कर दिया। मैं जानना चाहती थी कि मेरी नींद के दौरान आखिर ऐसा क्या होता था। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, राज फिर मेरे पास आया। उसने मेरे सिर की मालिश शुरू की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि सो न जाऊं, लेकिन तेल में शायद कोई दवा थी। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो 1 घंटा बीत चुका था। घर में मम्मी पापा भी लौट आए थे। मैं दौड़कर अपने कमरे में गई और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। जो देखा वह मेरी उम्मीदों से परे था। मेरे कमरे में राज अपने दोस्तों को लाता था। वे सब मेरे साथ गलत हरकतें करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे राज को पैसे देकर चले जाते थे। वीडियो देखकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर जाकर राज का गिरेबान पकड़ा। तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरी जिंदगी क्यों तबाह की? मैं चिल्लाई और गुस्से में उसे थप्पड़ मारने लगी। मम्मी और पापा दौड़कर आए। पापा ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा। होश में हो? पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए उन्हें वीडियो दिखा दी। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, मम्मी फर्श पर गिर गईं। पापा की आंखों में भी गुस्सा और दुख था। पापा ने राज को पकड़कर बुरी तरह मारा। उसके मुंह से खून बहने लगा। मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं, राज ने चिल्लाकर कहा। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लिए लाखों देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी। यह सुनकर मेरी दुनिया बिखर गई। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया। जैसे तैसे वह खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था। मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, लेकिन राज और उसके दोस्तों ने मेरी जिंदगी को जो जख्म दिए, वे कभी नहीं भर सकते। ये सब सोचकर मेरा दिल बैठ जाता है। भाई वही होता है जो सगा हो और सच में बहन की इज्जत करे। सौतेले रिश्ते पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे यह भी समझ आया कि मम्मी पापा की गलती भी कम नहीं थी। उन्होंने अपने काम में इतनी व्यस्तता रखी कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर वे थोड़ा वक्त हमें देते तो शायद ये सब ना होता। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, अपनी बेटियों को हमेशा संभाल कर रखें। उन्हें कभी किसी गैर पुरुष के सहारे ना छोड़ें, चाहे वह सौतेला भाई ही क्यों ना हो। दुनिया में कुछ लोग हमेशा मौका तलाशते हैं। अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। जो मेरी जिंदगी में हुआ वह किसी और के साथ ना हो, यही मेरी